आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। मेरा नाम नबील है। मेरी बेगम की शॉपिंग को आज 7वां रोज था और एक दिन बाद वह मैके जाने वाली थी जहां इसने 20 दिन रहना था। आज से 15 दिन बाद उसकी बहन की शादी थी और उसकी अम्मा यानी मेरी सास पिछले कई रोज से कॉल कर रही थी कि मेरी बेटी को पहुंचा दो, इसके बगैर कोई काम नहीं हो रहा है। आज बुध का रोज था और बेगम ने जुम्मा के रोज जाना था। शाम के बाद मेरी जमीनों पर काम करने वाले अमजद ने कॉल की कि साहब मेरी अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है और हम गाड़ी में इसको शहर की अस्पताल में ला रहे हैं। हम आते हुए आपकी गिल्ली से गुजर लेंगे और मेरी बेगम आपके घर रहेगी। अमजद मेरी ज़मीनों पर काम करता था और मेरे भी उनसे ज़रा फासले पर मेरी ज़मीनों पर बने मेरे मकाम में अपनी फैमिली समेत रहता था। इससे पहले वह और उसकी मां रहते थे। इसका अपना मकान नहीं था। अमजद की उम्र 18 साल थी और उसकी अम्मा ने अपनी बीमारी को देखते हुए अमजद की शादी 3 माह कबल अपने किसी दूरदराज के रिश्तेदारों में कर दी थी। इसकी दुल्हन का नाम अउसना था। उसकी शादी के सारे काटा भी मैंने बर्दाश्त किए थे। उनकी शादी बस नॉर्मल सी थी मेरे साथ। मेरी बेगम भी उसकी शादी में मेरे साथ गई थी और वापस आकर बार बार के रही थी। लड़की की उम्र बहुत कम है। रुखसाना की उम्र भी 18 बरस थी और अमजद की तरह वह भी एक गरीब घर की लड़की थी। कोई 2 घंटे बाद अमजद लोग आ गए थे। इसकी अम्मा की हालत बहुत ख़राब थी। रुखसाना को इसने हमारे घर भेज दिया। मैंने अमजद को कुछ पैसे थमा दिए और एक दोस्त डॉक्टर को कॉल करके उनकी हेल्प का बोल दिया। मैंने अमजद से कहा कि मैं भी सुबह अस्पताल आ जाऊंगा। मैं घर में आया तो रुखसाना बुर्का उतारकर मेरी बेगम के साथ बैठी थी। मैंने इसे पहली बार देखा था क्योंकि इसकी शादी के बाद ज़मीनों पर नहीं गया था। रुखसाना की रंगत कड़ा संवली थी। इसका कद 5 फुट था लेकिन इसकी आँखें बहुत प्यारी थी और खालिस डार्टी लहजे में वो बहुत प्यारे लहजे में बोलती थी और उसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी थी। अस्पताल मेरे घर से 1 किलोमीटर से भी कम फासले पर था। मेरी बेगम ने खाना लगाया। वो रुखसाना के लिए अलग से खाने का डिश तैयार कर रही थी, जिसे मैंने मना कर दिया कि वह हमारे साथ खाना खाए। किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। खाने की टेबल पर रुखसाना कुछ घबराई हुई थी, जिस पर मैंने इससे गुफ्तगू शुरू कर दी ताकि इसका एहसास कमटाई दूर हो जाए। रात देर तक हम इससे बातें करते रहे और मुझसे काफ़ी मायूस हो गई। गर्मियों के दिन थे सो मेरी बेगम ने दूसरे कमरे का ज़िभी ऑन कर दिया और अउसना को वहाँ सुला दिया। सुबह में नाश्ता लेकर अस्पताल चला गया। अमजद की अम्मा आईसीयू वार्ड में थी। मेरा दोस्त डॉक्टर आबिद उनकी हेल्प कर रहा था। नाश्ता मैंने अमजद के साथ कर लिया और अस्पताल से शहर में अपने कामों के लिए निकल गया। मैं दिन रात के 2 बजे घर आया तो अउसना मेरी बेगम के साथ घर के कामों में मसाफा थी। दोनों ने अमजद की अम्मा का पूछा और मेरे बताने पर मेरी बेगम कुछ ज़्यादा परेशान हो गई। रुखसाना किचन की तरफ गई तो बेगम ने मुझे बोला इस मुसीबत को टाल दो। आज मैंने सुबह हर हाल में अम्मा के घर जाना है। मैं नहीं आऊँगी। मैं भी परेशान हो गया कि इसको कहाँ भेजूंगा। अमजद को इस परेशानी के वक्त में नई टेंशन क्यों दूँ। रुखसाना की अम्मा का घर बहुत दूर था और उन हालात में अमजद के लिए इसे उनके घर पहुंचाना मुमकिन नहीं था। सो इसने हमारे घर पर एतमाद किया था। मैं अपने रूम में चला गया और टीवी ऑन करके न्यूज़ चैनल लगा दिया। दुपट्टा ओढ़े कामों में मसाफा रुखसाना मुझे बहुत स्वीट लग रही थी। वह सादा से लिबास में थी। मेरी बेगम सोने चली गई और रुखसाना को भी उसके रूम का ज़े ऑन करके दिया कि वह भी सो जाए। गर्मियों के दिनों में मैं दिन के वक्त नहीं सोता था। मैंने जहन निकल के लिए एक तरतीब बना ली, लेकिन इस पर अउसना को राजी करना बाकी था। मैं बेडरूम से मोबाइल का चार्जर लेने गया तो मेरी बेगम नींद के आगोश में जा चुकी थी। अब इसने शाम सुबह के 6 बजे उठना था। मैं अपने रूम में आ गया। अउसना मेरे रूम से 3 रूम छोड़कर चौथे रो में थी। मैंने कंप्यूटर ऑन किया था तो मुझे अपने रूम से बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। बाहर निकलकर देखा तो कोई नहीं था। किचन में झांका तो अउसना फरीद से पानी की बोतल निकाल रही थी। मैंने कहा कि रुखसाना मुझे भी पानी पिला देना। वह एकदम पीछे मुड़ी और फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ जी साहब बोलकर दोबारा से पाया खोलने लगी। मैं अपने रूम में चला आया। रुखसाना पानी की बोतल और गिलास लेकर मेरे रूम में आ गई। गिलास में पानी उंडल और मुझे पेश कर दिया। मैंने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, रुखसाना बैठो। वो थोड़ी हिचकिचा दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली साहब एक बात करनी थी। वो इस वक्त कड़ा घबराई हुई। मैंने इसे फिर सोफे पर बैठने का इशारा किया तो वह दरवाजे की तरफ देखती घबराकर बैठ गई।
मैंने कहा बोलो रुखसाना, कोई मसला है? बोली अमजद को बोला था मेरा कि ले जाए मुझे। मैंने नौ में सर हिलाया और पूछा क्यों, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा मेरे घर में? बोली नहीं साहब, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अमजद से आपकी तारीफ़ें सुनकर ख्वाहिश रखती थी। और अमजद को भी कई बार बोला कि मुझे साहिब के घर ले जाओ कभी। मैंने कहा तो फिर मैं क्यों बोलूँगा कि अउसना को मेरे घर से ले जाओ। बोली बेगम साहिबा ने कल मी की जाना है ना। मैं बात समझ चुका था। बोला अगर बेगम मैके चली जाए तो क्या तुम इस घर में नहीं रह सकोगी? रुखसाना ने कहा बेगम साहिबा ने बोला शाम तक चली जाओ, मैंने सुबह जल्दी जाना है। मैंने कहा रुखसाना क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? मैं मुस्कुरा रहा था। बोली नहीं साहिब, अब से बिल्कुल नहीं। लेकिन अब बेगम से डर लगने लगा। वह कुछ अजीब सी बातें कर रही थी। फिर मैं रुखसाना से कहने लगा तुम मेरे साथ रहोगी? अमजद को इस हाल में कुछ नहीं कहते वह खामोश हो गई तो मैंने कहा रुखसाना रहोगी ना मेरे साथ? वो सर झुकाए खामोश बैठी थी। मैंने इसको कल का पूरा प्लान समझा दिया और जेब से मेन गेट की चाबी भी दे दी। शाम को मैं बाजार चला गया और 2 सूट ले आया जो मैंने बेगम को दिए कि यह रुखसाना को दे देना, सुबह आमादा कर इसे ले जाएगा। वह पहली बार हमारे घर आई है तो खाली हाथ ना जाए। बेगम मटमा हो गई और सुबह बेगम ने मुझे मामूल से बहुत पहले जगा दिया था। इसकी तैयारी मुकम्मल हो गई थी। अउसना ने भी उसके सामने अपने कपड़ों का सपाया तैयार कर लिया। अब रुखसाना मुझे मुस्कुरा के देखती और सर झुका लेती। जब मेरी बेगम पूरी तरह तैयार हो गई तो बोली अमजद को कॉल करो। मैंने अमजद को कॉल करके इसकी मुंह की कायें पूछ रहा था। बेगम रो में कुछ उठाने चली गई। मैं कॉल काटकर भी फ़ोन कान से लगाए हुए था और जोर से बोलने लगा कि बस जल्दी आ जाओ, हम निकलने लगे हैं। फिर मोबाइल फ़ोन को पेंट की जेब में रखा। अउसना ने बुर्का पहन लिया था। वह सफ़ेद टोपी वाला बुर्का पहनती थी। मैंने गेट से गाड़ी बाहर निकाली और गेट को दोबारा बंद कर दिया। मैं गिल्ली से गुजरते एक पड़ोसी से मुख्तसर सा हाल अव्वल करने के गेट की तरफ आया। मैंने गेट के पास खड़े होकर रुखसाना को इशारा किया कि अमजद आ गया है। वह सपाया उठाकर मेरी बेगम से मिली और गेट से निकल आई। गाड़ी के बैक साइड वाली गिल्ली की तरफ मैंने इशारा कर दिया जो मैं इसे पहले ही समझा चुका था। वह इसी गिल्ली में मुड़ गई तो मैंने बेगम को बुलाया। मैं गेट को लॉक करके गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी चला दी। मेरी सास का घर 2 किलोमीटर के फासले पर था। मैंने रास्ते में बेगम को बोला कि मैंने दोस्त के साथ काम से जाना है, आज आपकी अम्मा के घर नहीं जाऊंगा, आपको गेट पर उतार दूंगा, कल चक्कर लगा लूंगा। मैं बेगम को उतारकर गली में आगे निकल गया। मैं तेज अयाटाई से घर पहुंचकर मटमे हो गया। गेट का लॉक खुला हुआ था। अउसना ने हमारी गाड़ी के निकलते ही गेट खोल दिया था और घर आ गई थी। मैंने गाड़ी अंदर की और गेट लॉक कर दिया। रुखसाना रूम से बाहर आ चुकी थी। वह गेट को बार बार देख रही थी और घबराई हुई थी। मैंने इसे तसल्ली दी कि अब तुम टेंशन फ्री हो, यहाँ और कोई नहीं आएगा। फिर मैं इसे बोला कि आओ जूस बनाते हैं और मैं इसे किचन की तरफ ले आया। मैंने जूस निकालकर उसका जग अउसना को दिया कि इसे दूलूं। मैंने जूस बनाया। दोपहर को मैंने खुद ओवन में बिरयानी गर्म करके इसको अपने साथ बैठाकर खिलाया। मुख्तलिफ अंदाज में आमसी गुफ्तगू की। शाम को मैंने रुखसाना को कहा कि फ्रेश हो लो, बाहर चलते हैं। कुछ देर बाद वह तैयार होकर आई तो किसी तौर भी एक डांटती लड़की नहीं लग रही थी। आज वह एक कलगा लग रही थी। मैंने इसे बाल खिले छोड़ने का कहा। अब वह मेरी हर बात बिल्हियाक मानती जा रही थी। मैंने अउसना को अलमारी से एक बड़ी चादर निकाल के इसे लाइनों का कहा और गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठा दिया। पहले मार्केट से इसे अच्छे शूज लेकर पहनने का कहा और फिर एक पब्लिक पार्क का रुख किया। रुखसाना हर चीज़ को हैरत से देख रही थी और इसे पहली बार यह हल्ला गल्ला और ऑक्सही में अच्छी लग रही थी। वहाँ से मैं इसे अच्छे से होटल में ले गया और खाना खाने के बाद दिन के 12 बजे रात को हम घर आ गए। म्यूजिक की कूलिंग तेज करके इसके साथ बेड पर बैठ गया। बहुत सारी बातें की और कुछ देर के बाद मैं रुखसाना को दूसरे कमरे में सोने के लिए छोड़ आया। सुबह खिली तो सुबह के 9:20 बज रहे थे और सैलीना पर लगा मोबाइल वाइब्रेशन करने लगा। अमजद की कॉल आ रही थी। कुछ मजीद पैसों की ज़रूरत थी। इसे मैंने कुछ देर में अस्पताल आने का कहकर कॉल काट दी थी। अमजद की कॉल के बाद मैंने कंबल चेहरे पर डाल लिया। कुछ देर बाद उठा, फ्रेश हुआ और बाहर लोका में आया तो अउसना बैठी थी। फिर मैं इसके साथ बैठ गया और उधर की बातें करने लगे। तभी मोबाइल फ़ोन ने वाइब्रेशन के साथ स्क्रीन रोशन कर दी। अमजद की कॉल थी। मैंने रुखसाना को खामोश रहने का कहकर अमजद की कॉल अटेंड कर ली। अमजद बोला साहब आपके गेट पर खड़ा हो। मैंने अमजद से कहा कि मैं आ रहा हूँ।
साथ बैठी रुखसाना ने अमजद की बात सुन ली थी और एकदम से परेशान हो गई तो मैंने इससे कहा कि परेशान ना हो, अमजद पैसे लेने आया है, इसने पहले कॉल की थी। जब अऊसना ने यह सुना तो कुछ परेशानी उसकी कम हो गई। फिर मैं उठकर कमरे में गया और अलमारी के अंदर वाली दराज से 500 के नोटों कॉपी निकाली और उसका पिन अलग करके 10,000 निकाल लिए और बाकी नोटों को जानबूझकर बेड पर गिरा दिया और फिर रुखसाना को आवाज़ दी। वो आई तो मैंने हाथ से सारे नोट रुखसाना की तरफ करते हुए इसे बोला कि उनको इकट्ठा कर लो। फिर मैं रूम का दरवाज़ा बंद करते गेट पर चला गया। अमजद से मार्टा करते हुए बोला कि मेरी बेगम आपकी बीवी के साथ मखहूम के डॉक्टर के पास गई है और मैं इनके इंतजार में आपकी तरफ आने से टकिया का शिकार हो गया। इसने कहा कि अम्मा की तबीयत सही नहीं और डॉक्टर इसे नाश्ता अस्पताल ले जाने का कह रहे हैं। मैंने अमजद को कहा कि जैसे आप बेहतर समझिए। इसने बताया कि वह सिर्फ पैसों की वजह से नहीं जा रहा। मैंने इसे बोला कि आप यह पैसे ले जाए और तैयारी करें। यह लोग डॉक्टर के पास से जैसे वापस आते मैं बैंक से होकर आपको पैसे देने अस्पताल आ जाता। बोला साहब अऊसना की वजह से आपको कोई परेशानी तो नहीं? मैंने इसे कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो हमारे घर में खुश है और मेरी बेगम भी उसकी दोस्त बन चुकी है। वह मिलकर काम कर लेती है और उसके यहाँ रहने से हमें काफ़ी सालटा डस्टेबा हो रही है। फिर भी अगर आप इसे साथ मुल्तान लेकर जाते हैं तो मां की खिदमत कर लेगी। बोला नहीं साहब, मैं इसे यहाँ की अस्पताल में नहीं ले गया तो मुल्तान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अस्पताल में माहौल सही नहीं होता और यह बहुत सादा सी लड़की है। मैंने ओके कह दिया और अमजद चला गया। मैं गेट बंद करके अऊसना के पास आकर इसे बताया कि वह मुल्तान जा रहे हैं और अब मेरे साथ रहूंगी। रुखसाना मुस्कुराकर सर झुका चुकी थी। हमने नाश्ता नहीं किया था और दिन के 12:30 बजे हो चुके थे। मैंने फरीद से चिकन निकाली और कढ़ाई गोश्त मसाले के डब्बे पर दर्ज तरकीब के मुताबिक बनाने लगा। रुखसाना ने रोटियां बनाई थी। वह बहुत अच्छी रोटियां पका लेती थी। हमने खाना खाया। रुखसाना को मैंने सारी फाइल्स को सेलेक्ट करके कंप्यूटर पर गाने प्ले कर दिए। फिर मैंने रुखसाना से 2 घंटे का वक्त लिया और बाइक उठाकर निकल गया। अपनी सास के घर आधा घंटा लगाने के बाद मैं बैंक से हुआ अस्पताल में अमजद के पास पहुंच गया था। मैंने इसे मजीद 7,000 रुपये देने के साथ एक फलाही तंजीम के एम्बुलेंस भी कर दी। कुछ देर बाद वह मुल्तान को निकल गए और मैंने बाजार का रुख कर लिया। अमजद मेरी आय के कुछ हिस्से पर फसलें काश्त करता था और फसल में होने वाला प्रॉफिट हमारा 50 से 50 होता था। मैंने आज तक अमजद को दिए ज़रूरत के वक्त 5,000 रुपये को कभी हिसाब में शामिल नहीं किया था, जबकि इससे ज़्यादा पैसों को भी कभी कभी हाफ करके हिसाब में शामिल करता था और वह मुझसे बहुत खुश था। मैंने मार्केट से एक लेडीज़ जीन्स, 4 शर्ट और 2 मजीद अच्छे सूट ले लिए थे। घर को वापस आते हुए बेकरी से मैंने फ्रूट केक, जूस और कुछ चिप्स के पैकेट ले लिए। मैं सुबह के 4 बजे घर पहुंचा था और बाजार की रश और गर्मी से मेरा बुरा हाल हो चुका था। थोड़ी देर में बैठा रहा और उसके बाद में एक परफ्यूम भी लाया था। वो परफ्यूम मैंने अऊसना को दिया। जब वह लगाकर देखने लगी तो इसकी आंख में थोड़ा परफ्यूम चला गया। इसकी आंखों से पानी बह रहा था। इसने परफ्यूम मेरी तरफ बढ़ाया। मैं समझ गया था कि रुखसाना की आंखों में परफ्यूम चला गया है। फिर रुखसाना उठकर अपनी आंखों पर पानी लगाने गई। जब वापस आई तो फिर भी उसकी आंखों से पानी बह रहा था। फिर मैंने रुखसाना से कहा कि किलर डॉक्टर के पास चलते हैं। रुखसाना गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई। मैं इसे लेकर आई स्पेशलिस्ट के पास पहुंचा। डॉक्टर ने चेकअप के बाद उसकी आंखों में ड्रॉप्स डाल दिए और कुछ देर आंखें बंद करने को कहा। डॉक्टर ने कुछ देर बाद एक बार फिर चेकअप किया। अब अऊसना आंखें खोल रही थी, लेकिन तेज रोशनी से इसे चुभन महसूस हो रही थी। डॉक्टर ने अटमना का इजहार किया। मैंने नज़र चेक करने को कहा। डॉक्टर नज़र चेक करने के बाद बोला कि कोई खास मसला नहीं, मामूली नज़र पहले से कम लगती। मैंने ग्लासेस का बोला तो इसने ग्लासेस का नंबर लिखते हुए बोला कि अगर ना भी लगाए तो कोई मसला नहीं। मैंने क्लिनिक से निकलते हुए सामने ऐनक महल का बोर्ड देखा। मैंने एक मोटा ब्लैक फ्रेम पसंद किया जो रुखसाना के चेहरे पर फिट आया। मैंने उनसे जल्दी ग्लासेस तैयार करने का कहा और पेमेंट देकर रुखसाना के साथ गाड़ी में आ गया। मैं गाड़ी में बैठकर ऐनक महल का दिया गया। 1 घंटे का वक्त गुजारना चाहता था। रुखसाना की आंखें अब बेहतर थी। मैं रुखसाना से बातें करने लगा था और बार बार मोबाइल पर टाइम देख रहा था। 1 घंटे का वक्त पूरा हो चुका था। मैं सामने ऐनक महल से जाकर ग्लासेस उठा लाया। ग्लासेस रुखसाना को दिए। अऊसना ने ग्लासेस पहन लिए।
रुखसाना की आंखें अब ठीक हो चुकी थी, लेकिन वह बार बार ग्लासेस पर हाथ लगा रही थी। मैंने इसे बोला कि यह अपने अब हर वक्त पहने रखने हैं। हम पिज़्ज़ा शॉप चले गए। मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर दिया। कीबना में पिज़्ज़ा शॉप के कीबना में अपने साथ बैठी रुखसाना के साथ पहली बार कुछ स्लहम ली। इस वक्त अगर अमजद भी हमारे साथ बैठकर पिज़्ज़ा खाता और रुखसाना ना बोलती तो वह इसको किसी तौर पहचान नहीं सकता था। दिन के 11 बजे चुके थे। शाम के वक्त तैयारी के वक्त मेरा इरादा दूसरे शहर के एक बड़े पब्लिक पार्क में जाने का था, लेकिन अहसना की आंख में परफ्यूम जाने के बाद सारा प्रोग्राम डाआम बरहम हो गया था। पिज़्ज़ा शॉप से निकलने के बाद मैंने एक पार्क का रुख कर लिया। पार्क में इस वक्त लोगों की तादाद कम हो रही थी। मैंने पार्क के एक कोने का रुख किया और जूस मंगवाए। पिंक शर्ट में मलबस रुखसाना आज बहुत प्यारी लग रही थी। पेमेंट लेने आने वाला लड़का आया। मैंने इसे आइसक्रीम का ऑर्डर भी दे दिया। वह आइसक्रीम लेकर आया। आइसक्रीम खाने के बाद अब पार्क में लोगों की तादाद बहुत कम हो गई थी। मैंने मोबाइल पर टाइम देखा। दोपहर के स्कैमर बजे हो चुके थे। पेमेंट के लिए आने वाले लड़के को मैंने 2 कबाब लाने का बोला तो रुखसाना ने मजीद कुछ खाने से इनकार कर दिया। मैंने इसे 1 कबाब लाने का बोल दिया। कुछ देर के बाद वह 1 कबाब ले आया। मैंने लड़के से पेमेंट मालूम की और अपने बटुए से निकालने लगा और पेमेंट दे दी। फिर मैं रुखसाना को ले गाड़ी की तरफ बढ़ा। रात के दिन के 11 बजे बज चुके थे जब मैंने गाड़ी मेन रोड से अपने घर की जानिब मोड़ी तो मोबाइल की स्क्रीन वाइब्रेशन के साथ रोशन हो गई। यह अमजद की कॉल थी। मैंने कॉल फौरन अटेंड कर ली। अमजद ने अवाना सी आवाज़ में वलीद की वयाटा की इत्तला दी। मैंने अमजद से 5 मिनट में दोबारा कॉल करने का कहा और घर के मेन गेट का लॉक खोल दिया। गाड़ी गैराज में खड़ी करने के बाद मैं रूम में आ गया और अमजद को कॉल कर ली और उससे मुल्तान से वापसी का शेड्यूल पूछा। इसे एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी मुल्तान से। यहाँ तक का सफ़र तकरीबन 5 घंटे का है। मैंने अमजद को तसल्ली दी और इसे कहा कि वह सीधा अपने घर की तरफ आ जाए। हम रुखसाना को वक्त पर पहुंचा देंगे। कॉल के बाद मैंने रुखसाना को बताया तो वह रोने लगी थी। मैं इसे तसल्ली देने लगा। आज वह वैसे भी बहुत थकी हुई थी। बहुत देर बाद रुखसाना रोते रोते सो गई थी। अमजद ने सुबह के 5 बजे से कुछ देर पहले कॉल करके इत्तला दी कि एम्बुलेंस मिल गई है और वह निकलने लगे हैं। मैंने इसे ओके कह दिया। घर की चाबी अमजद के पास थी। अमजद के ससुराल और दूर के कुछ रिश्तेदार भी इत्तला पाते ही अमजद के घर की तरफ रवाना हो गए थे। रुखसाना सो रही थी। मैंने सुबह के 7:30 बजे पर इसे जगा दिया और तैयार होने का कह दिया और मैं चला गया लारी अड्डे के पास। कुछ दुकानें खिली हुई। मैंने वहां से एक बड़ा बैग लिया और रास्ते से नाश्ता लेकर 20 मिनट में घर आ गया। रुखसाना को सारा सामान दिया जो बहुत तयाज़ुड़ सर झुकाए बैठी थी। अहसना ने एक नज़र बैग पर डाली और चाबी को अपने दुपट्टे के प्लो से बांध दिया। फिर मैं फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर वापस आया और मैंने नाश्ता खोल दिया। रुखसाना का मूड नहीं बन रहा था, सो मैंने इसे कुछ नाश्ता करने को कहा। नाश्ता करने के बाद रुखसाना पहले दिन वाले चप्पल और सफ़ेद टोपी वाला बुर्का पहनकर मेरे साथ गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई। वह घबरा रही थी कि अमजद इसे मेरे साथ देखकर अच्छा नहीं समझेगा और उसके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। मैंने रुखसाना को तसल्ली दी कि कुछ नहीं होगा। सारे रास्ते रुखसाना खामोश बैठी रही। मैं इसे तसल्ली देता रहा। सुबह के 8:45 बजे पर हम उनके घर पहुंच गए। रात को आंखों के चेकअप वाली पाकिम और ड्रॉप्स बैग के जेब में डाल दिए। मैंने रुखसाना के ग्लासेस से लेकर बाकी तमाम चीज़ों के बारे में अहसना को समझा दिया था कि किस तरह सब चीज़ों को बेगम साहिबा से मंजबा करना है। मैं गाड़ी से उतर गया। रुखसाना गाड़ी में बैठी रही। मैंने गाड़ी से एक राज लेकर घर के दरवाजे और उसके रूम का ताला तोड़ दिया, जबकि छोटी कोठी जो अमजद की अम्मा का रूम था उसकी सिर्फ कुंडी लगी हुई थी। मैं सब ओप करके गाड़ी के पास चला गया। दौर खेतों में कुछ मजदूर काम कर रहे थे और कुछ मेरी गाड़ी देखकर उधर का रुख करने लगे। मैंने इसका बैग उठाया और रुखसाना को आने का बोला। मैंने इसका बैग कच्ची कोठी में पड़ी चारपाई के नीचे रखकर इस पर खाली बोइम रख दी। रुखसाना को मैंने जमीन पर कुछ बिछाने का बोल दिया। वह सीमेंट के खाली बोइयों से बनी एक बड़ी चटाई बिछा दी। रुखसाना को ऐसे मौकों का इसे तजुर्बा नहीं था। मैं इलाके के कुछ दोस्त जमींदारों को पहले ही इत्तला दे चुका था कि मेरे एक माँ के इस गम में शरीक हो जाए। मैं इस घर से बाहर निकलकर डाकाटा के पास खड़ा हो गया। इतने में मेरा एक और माँ समिया और दरिया ले आया था और एक जमींदार भी अपनी कुछ कावटिना के साथ आ गया। चंद मजदूरों ने मिलकर समिया लगाकर दरिया बिछा दी और उसके बाद अमजद के ससुराल वाले और दिगाह लोग भी आ गए।
यहाँ से करीबी मेरे बेगम की कुछ कावटिना और डिगाड़ भी आ गए। अमजद लोगों के आने तक काफ़ी लोग जमा हो गए थे। मैं शाम के बाद घर लौट आया था और अगले 2 रोज भी अमजद के पास जाता रहा और फिर अपने कामों में मसाफा हो गया। इस दौरान अमजद से ज़मीनों के मामलात और डिगा मामलात पर गुफ्तगू होती थी और अक्सर मैं फ़ोन करके इससे कायटा मालूम कर लेता था। 2 माह बाद अमजद की कॉल आई। अउसना की तबीयत कुछ ख़राब थी और वह डॉक्टर के पास आना चाहते थे। मैंने एक लेडी डॉक्टर का नंबर लिया और उनको बुला लिया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि रुखसाना को बुखार है, कोई बड़े मसले की बात नहीं। ज़मीनों से चावल की कटाई के बाद अमजद मेरे घर हिसाब किताब के लिए आया। मैंने इसकी वलीद की बीमारी के दिनों में लिया गया कर्ज माफ़ कर दिया। वह बहुत खुश हुआ और बटूम में मेरी बेगम की तारीफ़ करते हुए कहने लगा कि बेगम साहिबा ने मेरी बेगम को बहुत प्यार और इतना सामान देकर मेरा मान बढ़ा दिया। अमजद ने कहा कि बेगम जो साबुन और शैम्पू इस्तेमाल करती है वह मुझे लिख दो, मैं जाते हुए लेता जाऊंगा। अब मेरी बेगम आपके घर में रहने के बाद काफ़ी बदल चुकी है और हंसते हुए कहने लगा कि आप लोगों ने मेरी सादा सी बीवी को बिगाड़ दिया है। मैंने अमजद को बताया कि इसके 2 सूट सिलाई के लिए मेरी बेगम ने दर्जी को दिए थे, मैं वो और आपको शैम्पू साबुन भी लेकर देता हूँ। फिर बोला साहब कोई पुराना मोबाइल आपके पास है, मैं घर रखना चाहता हूँ। अब रुखसाना अकेली होती है और मैं चाहता हूँ कि वह मेरे साथ मोबाइल पर अबट में रहे जब मैं घर से बाहर हूँ। मैं मेहमान खाने से उठकर घर चला गया और अलमारी से एक पुराना फ़ोन उठाकर उसमें एक सिम भी डाल दी। अमजद रुखसाना के सिले हुए सूट और डिगा सामान मेरे से लेकर चला गया था। 2 दिन बाद अमजद की कॉल आई और वह घर में खाद उठाने आया हुआ था। मैंने दुकानदार को बता दिया कि इसे खाद की बोइम दे दो। अमजद की कॉल को एंड करके वह नंबर मिला लिया। कॉल जा रही थी और आखिरी लम्हों में मेरी कॉल अटेंड हो गई। दूसरी तरफ से कोई बोल नहीं रहा था। मैंने कहा अउसना में हूँ नबील। रुखसाना ने मेरी आवाज़ सुनकर काका लगाया और फिर हम बहुत देर तक बातें करते रहे। रुखसाना अब घर में भी बहुत आत्मा से रहती थी और अमजद उसके बंद सावर कर रहने पर बहुत खुश होता था। कुछ दिनों बाद अउसना ने बताया कि मैंने अम्मा को आपके घर का बताया सामान दिखाया तो बहुत खुश हुई और अम्मा ने बोला कि अगर आप इनके घर आए तो वह मेरे भाई की शादी पर बुलाएंगे। मैंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। अब रुखसाना मिस कॉल देती और बहुत देर तक बातें करती रहती। फिर कुछ दिनों बाद अमजद और रुखसाना का भाई मेरे पास आए और रुखसाना के भाई की शादी की दावत दी। 1 हफ्ते बाद मैंने अमजद को कॉल की कि मेन रोड पर आकर मुझे खाद के बिल दे जाए, मैंने आगे किसी शहर जाना है। अमजद ने ओके कह दिया। रुखसाना मुझे 1 रोज पहले बता चुकी थी कि कल अमजद इसे अम्मा के घर पहुंचाने जाएगा। मैं अपने घर के करीब इस कच्चे रास्ते पर रुका तो अमजद अपनी बीवी रुखसाना के साथ मौजूद था। मैंने पिछली सीट पर पोसपाया उठा लिया और अमजद के करीब आने पर मैंने इसे शाप पर थमाते हुए कहा कि यह अमानत संभाल लो। मेरी बेगम ने रुखसाना के लिए भेजे ही शादी का गिफ्ट। इसने मुझे बिल थमाते हुए बताया कि वह रुखसाना को शादी के सिलसिले में मैके पहुंचाने जा रहा है। मैंने इसे बताया कि मैं आपके ससुराल के घर से आगे शहर में जा रहा, अब मेरे साथ चलो। वो खुश हो गया और रुखसाना को बुला लिया। अउसना आज सफ़ेद बर्क़ के बजाय सिया चादर में लिपटी